Hello dear student, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. आज सेमेस्टर फिफ्थ की गेम थ्योरी एंड स्ट्रेटजिक इंटरेक्शन की फर्स्ट क्लास है आफ्टर डिस्क्राइबिंग द सिलेबस के वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। उसके लिंक्स बहुत सारे फ्रेंड तक पहुंच चुके हैं, आपके पास ही पहुंच गया होगा, आपने देख रखा होगा सिलेबस को। मैंने सिलेबस में बहुत बातें डिस्कस करी थी, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आज मैं गेम थ्योरी एंड स्ट्रेटजिक इंटरेक्शंस का ऑफिशियली फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको सिलेबस डिस्क्रिप्शन के दौरान मैंने कहा था, उस टाइम पे कहा था कि मैं पहले कुछ क्लासेस इंट्रोडक्टरी ले लूँगा, लेकिन इंट्रोडक्टरी क्लासेस मैंने ये प्लान किया है कि वो आपको अपने फोल्डर्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ पाओगे उसको। आज की क्लास जो मैं ले रहा हूँ ना, ये एग्जैक्टली आपके सिलेबस की फ़र्स्ट क्लास है। ये कोई इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं है, ये प्रॉपर सिलेबस की फ़र्स्ट क्लास। इसको इंट्रोडक्टरी क्लास समझ करके आप इसकी इम्पोर्टेंस को थोड़ा बहुत भी कम करने की कोशिश मत करना। ये आपके सिलेबस का पहला क्लास, मतलब ये मान सकते हैं कि इसमें से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है जी। और फिर आप कहोगे सर जो आपने कहा था कि कुछ इंट्रोडक्टरी टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, वो सब तो उनके अलग से 6-7 लेक्चर्स का बंडल बना करके आपके फोल्डर में मिला रहेगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे, जैसे कि आपने सेमेस्टर 3 में और सेमेस्टर 4 में करा है। तो आज ये आपकी फर्स्ट क्लास स्ट्रेटजिक इंटरेक्शंस एंड गेम थ्योरी का सेमेस्टर फिफ्थ का। लिखिए क्लास नंबर 1। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए इसके लिए। ऐसा नहीं कि एक ही रजिस्टर में 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर रखो। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आने वाले टाइम में आप जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे तो अपने बच्चों को भी बता पाएंगे कि हमने ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटेलिजेंट सब्जेक्ट है, ये आपको भी काफ़ी इंटेलिजेंट बना देगा। तो आपको बड़ा प्राउड फील होगा अपने आप पे भी, और मुझे तो अच्छा लगता है ये पढ़ाने में सब्जेक्ट। ठीक है जी, काफ़ी अच्छा है। क्लास 1 अभी मैं पढ़ाऊँगा, इसका चैप्टर 2 है, यूनिट 1 चैप्टर 2 रीडिंग होगा आपका ऑसबॉर्न। मैं आपको दिखा देता हूँ रीडिंग। अभी ये टॉपिक चलेगा आपका नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी रीडिंग पे बाद में वापस आएंगे। मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है कि मैं पढ़ाऊँगा और फिर बाद में आपको रीडिंग का यहाँ रख करके उसको डिस्क्राइब भी कर दूँगा कौन कौन सा टॉपिक क्लास में हो चुका है। क्योंकि कई बच्चों को हमारे से ये थोड़ा कंप्लेंट रहता है कि आप जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर देते हो तो रीडिंग से थोड़ा सा डेविएट करता है, फिर मुझे एग्जाम में प्रॉब्लम होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार मैं उस प्रॉब्लम को जो आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी सी बसी हुई है उसको दूर करने के लिए मैं साइड बाय साइड रीडिंग्स भी सामने रखूँगा। हर पॉइंट पे पढ़ाऊँगा तो अपने इस तरीके से, लेकिन रीडिंग भी साथ में रखूँगा। ठीक है जी, राइट सर। ये कहानी है ऑसबॉर्न, चैप्टर 2 है और टॉपिक है नैश इक्विलिब्रियम। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आइए जी देखिए पहले क्या कहानी है। इस बुक में क्या होगा कि कई बार आपको लगेगा कि सर सिर्फ बोलते जा रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे हैं, क्लास आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे कहानी होंगे, स्टोरी होंगे, वो फ्रेम करने होंगे, वो बताने होंगे, लिखना कम होगा थोड़ा सा, क्योंकि स्ट्रेटजी डिस्कस करने होते हैं। तो मैं इस पूरी स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ एक कहानी से, प्रैक्टिकल कहानी से स्टार्ट करता हूँ। वैसे गेम थ्योरी पढ़ने में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, वो बिजनेस से तो एग्जाम्पल आते ही हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल वॉर से भी आते हैं। जो दुनिया में वॉर होते हैं ना, कंट्री दूसरे कंट्री बीच में फाइट होती है, उससे भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको वॉर से रिलेटेड रखता हूँ आपके सामने में, और मैं आपको दूसरे दुनिया से निकाल करके इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चैप्टर में, इस गेम थ्योरी में, इस कुछ एग्जाम्पल के साथ। मैं ज़्यादा दूर का वॉर नहीं डिस्कस करता हूँ, मैं चाहता हूँ आज के ज़माने में जो वॉर चल रहे हैं उसी को डिस्कस कर दूँ।
आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट वॉर जो चल रहा है वो चल रहा है आपको रशियन एंड यूक्रेनियन वॉर। रशियन एंड यूक्रेनियन वॉर। क्या स्टोरी, इसको सुनो और ये समझना कि मैं 1 मिनट टाइम भी स्टोरी सुनाई में बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। जो पढ़ा रहा हूँ सब आपके सिलेबस का पार्ट है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेम हो जाएगा। क्या कहानी सर रशियन यूक्रेन वॉर की? देखिए, जो कोई भी जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, उसको कहानी पता होगा। नहीं भी रखते हो तो थोड़ा बहुत मेरी बात सुनो तो 2-3 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। 1990 से पहले जब यूएसएसआर था तो सोवियत संघ कहते थे उसको, उस वक्त यूक्रेन उसका पार्ट था। लेकिन 1990 में उस वक्त के प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचोव। यूएसएसआर ब्रेक हो गया और यूक्रेन एक सेपरेट कंट्री हो गया। रसिया अलग कंट्री, यूक्रेन अलग कंट्री। उसके अंदर की डिटेल कहानी समझ के क्या करोगे, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं हम। अब क्या हुआ कि रसिया में और यूएसए में हमेशा से कोल्ड वॉर रहा है। 90s में 80s में तो कोल्ड वॉर पिक पे था, लेकिन यूएसएसआर के टूटने के बाद कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका। फिर दोबारा से रसिया ने अपने आप को समेटा, फिर स्ट्रॉन्ग किया, तो फिर दोबारा से रसिया पावरफुल हो रहा है। तो फिर से कुछ ना कुछ कोल्ड वॉर चल रहा है, लेकिन अभी इतना पावरफुल नहीं है। अभी सुपर पावर तो यूएसए ही है। अब इसके बाद क्या हुआ कि रसिया दोबारा से सुपर पावर ना हो जाए, इसके लिए अमेरिका ने यह कोशिश किया कि यूक्रेन को पुश किया जाए। हमेशा बड़ी बड़ी शक्तियां ऐसे करती, पावर करती है ऐसा। स्टोरी को सुनना, देखो मेरे लिए भी बड़ा चैलेंज है कि मैं जब स्टोरी बोलूंगा तो उसमें टाइम लगेगा कुछ, तो सिलेबस वाली बात जो एग्जैक्टली आपके सामने आनी चाहिए वो आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सुनना कहानी। ये बड़ी बड़ी पावर जो होते हैं हमेशा करती है। जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के जा रहे थे तो हमारे पड़ोस में कंट्री बना गए पाकिस्तान। क्यों बना गए? क्योंकि वो सोचते थे कि इतना बड़ा कंट्री अगर एक ही कंट्री रहेगा तो फिर हो सकता है कल के डेट में हमारे लिए चैलेंज हो जाए, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा काट के अलग कंट्री बना दी जाए और फिर उसको कॉलोनी ऐसा यूज़ करें और वहाँ आगे हम बैठ जाएं, उसको पुश करें और फिर इन पर भी कंट्रोल रखें। वही एग्जैक्टली हो रहा है आज के डेट में। पाकिस्तान बना दिया, वहाँ पे उनकी इन्फ्लुएंस रहती है, उनके थ्रू फिर हमारे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है सर। तो सिमिलरली रसिया फिर दोबारा से पावरफुल ना हो जाए तो क्या किया गया, यूक्रेन को पुश किया गया कि यूक्रेन को आर्म्स दी जाए, इसको मिलिटरीली बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाए और यूक्रेन में घुस करके रसिया पे कंट्रोल किया जाए। और यूक्रेन से कहा गया कि आप नाटो के मेंबरशिप ले लीजिए, और यूक्रेन भी इंटरेस्टेड हो गया। यूक्रेन को रसिया ने हमेशा मना किया कि तुम ऐसा करोगे तो इसका गंभीर परिणाम होगा, ऐसा नहीं कर सकते। हम अपने बगल में यूएस को कैसे आने दे सकते हैं? नाटो मीन्स यूएस, नाटो तो यूएस की लीडरशिप में ही है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन यूएस तो मेन है उसमें पावर। लेकिन यूक्रेन नहीं माना, यूक्रेन नाटो के मेंबर बनने के लिए इंटरेस्टेड रहा, यूक्रेन तैयार रहा। रसिया की धमकी के बावजूद भी अल्टीमेटली रसिया उस पर अटैक कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, जो मैं गेम थ्योरी बताना चाहता हूँ पूरी स्टोरी को जल्दी जल्दी समेटते हुए, कि रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो क्या उसको नाटो का डर नहीं हुआ? नाटो तब तक डायरेक्टली यूक्रेन की मदद नहीं कर सकता था जब तक यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं हो जाता। अभी तक यूक्रेन नाटो का मेंबर हुआ नहीं था, एक बात। दूसरी बात, मेंबर नहीं होने के बावजूद भी रसिया को सुपर पावर अमेरिका का डर हो सकता था। लेकिन यहां पे अब गेम थ्योरी आ गया, यहां पे स्ट्रेटजी आ गया, यहां पे अब स्ट्रेटजी आ गया। क्या स्ट्रेटजी आ गया? रसिया ने यह स्पेकुलेट किया कि अभी यूएसए कभी भी यूक्रेन के साथ के सपोर्ट में डायरेक्टली खड़ा नहीं हो सकता। वो खुद अपने आर्म्स लेकर के, अपनी आर्मी लेकर के यूक्रेन की मदद करने के लिए नहीं आएगा। कहोगे रसिया ऐसा कैसे मान के चलता है कि वैसे खुद नहीं आएगा या नाटो खुद नहीं आएगा? रसिया ने ऐसा स्पेकुलेशन किया, यही तो स्ट्रेटजी, यही तो गेम थ्योरी है। कैसे स्पेकुलेट किया? रसिया ने यह देखा कि एक तो यूएसए का जो हिस्ट्री है, वो कभी भी यूएसए जो वॉर होता है ना,
वो अपने लैंड पे नहीं लड़ता और डायरेक्टली खुद फाइट नहीं करता। एक तो वो बात है। दूसरी बात, उसको अगर साइड भी छोड़ दो, हिस्ट्री की बात अलग कर दो, अगर प्रेजेंट टाइम की बात भी करो, आज 2-3 साल की बात करो, तो यूएसए ने अमेरिका के स्ट्रेटजी को स्पेकुलेट किया। क्या स्पेकुलेट किया? उस वक्त जो बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उसने बड़े गंदे तरीके से अपने आर्मी को अफगानिस्तान से विदड्रॉ किया। मैंने कहा जिस बच्चों ने जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखा होगा उसको सब कुछ पता होगा, नहीं तो सुनिए मेरी कहानी को और फिर मैं लिंक करूंगा सिलेबस से। क्या मतलब है इसका? जो बाइडेन जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, अभी भी हैं, अभी तो इलेक्शंस होने का यह है, देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने बड़े गंदे तरीके से अफगानिस्तान से अपनी आर्मी को वहाँ से निकाला, बड़े गंदे तरीके से रातों रात भगा दिया आर्मी को वहाँ से, और दुनिया में एक ऐसा मैसेज गया कि यूएसए वहाँ से हार गया। उन्होंने अपने सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को भी वहाँ छोड़ दिया, जिसको कि अभी भी वहाँ के तालिबान जो यूज़ करता है, दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, उसको भी छोड़ दिया। सिर्फ अपने लोगों को प्लेन में भर भर के अपने आर्मी को ले गया। इतने बुरे तरीके से ले गया कि पूरा दुनिया मैसेज किया गया कि यूएसए का अफगानिस्तान में डिफीट हुआ, जबकि 23 ईयर्स से यूएसए वहाँ पे तैनात था वहाँ पे उसकी आर्मी। एनीवे, वहाँ पे उसने ये अनुमान लगाया कि जो बाइडेन जो है वो अभी ये स्ट्रेटजी बना रहा है कि यूएसए को किसी भी और लैंड पे या किसी भी ज़मीन पे अपने आर्मी को नहीं भेजना है, वॉर में नहीं जाना है। उसके खुद के कंट्री में इन्फ्लेशन था, खासकर कोरोना के बाद, और खुद के कंट्री में वहाँ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था। इससे उसका प्रूफ हो गया कि अगर इसको वॉर ही करना होता तो फिर अफगानिस्तान से निकलता क्यों, और अफगानिस्तान से निकलने में 23 साल लग गए, तो हमारे साथ फंसेगा तो हो सकता है 50 साल तक फंसा रह जाए। तो यूएसए कभी भी हमारे साथ डायरेक्टली नहीं फंसेगा। ये स्पेकुलेट किया किसने? रसिया ने। और रसिया ने स्पेकुलेट करके यूक्रेन पे वो अटैक कर दिया। रसिया ने यूक्रेन को भी, एक स्पेकुलेशन तो रसिया का ठीक रहा, दूसरा स्पेकुलेशन रसिया का गलत रहा कि यूक्रेन को उन्होंने बहुत कमज़ोर समझ लिया कि रातों रात 2-4-10 दिन की बात है यूक्रेन सरेंडर कर देगा। ऐसा हुआ नहीं। आज तक वॉर चल रहा है क्योंकि यूक्रेन को नाटो या फिर अमेरिका साइड बाय साइड आर्म्स प्रोवाइड कर रही है और वो भी फाइट कर रहा है। चलो, आपने क्या देखा? यहाँ पे भी स्पेकुलेशन हुआ, अनुमान लगाया गया, स्ट्रेटजी बनाया गया। ये 2 प्लेयर्स है यहाँ पे, रसिया एंड यूक्रेन, 2 प्लेयर्स। रसिया ने स्ट्रेटजी बनाई, अटैक किया, यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया, काउंटर अटैक किया, मतलब रशिया ने पहले एक्शन लिया, फिर इसने रिएक्शन दिया, फिर दोबारा इसने रिएक्शन का काउंटर रिएक्शन दिया, चलता रहा ये चीज। ऐसे ही अगर और वॉर की बात करें या हमारे इंडिया पाकिस्तान की बात भी कर लें, बहुत ब्रीफ में समझाता हूँ, आपका काफ़ी ज़्यादा इससे ज्ञान भी बढ़ेगा और कभी एग्जाम में ऐसी स्टोरी आ गई तो आप वहाँ पे आप इसको बना भी पाएंगे, कोई भी स्टोरी से मिलता जुलता आ गया तो। इंडिया पाकिस्तान में आए जानते हैं 4 वॉर अभी तक आ चुका है, 1948, 71, उससे पहले 65 एंड देन 99 हो चुका है। अगर आपको पता होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ पता होना चाहिए। सिर्फ बुक वॉर्म होकर सिर्फ किताब पढ़ते रहना यही पढ़ाई नहीं होती है, आँख खोल के रखना चाहिए, देश दुनिया को देखते रहना चाहिए, ये भी पढ़ाई का पार्ट होता है। एनीवे, वापस मुड़ते हैं। तो मैं ज़्यादा दूर नहीं आता हूँ। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, बांग्लादेश की वजह से हुआ था, वहाँ से बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में हो गए थे, ब्ला 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 बहुत सारी बातें थी। अंत में 1971 वॉर में पाकिस्तान डिफीट हुआ, उसके 93,000 आर्मी सरेंडर किए, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा आज तक कभी नहीं हुआ है, और पाकिस्तान ब्रेक हो गया, बांग्लादेश अलग बन गया, ये कहानी अलग है। उसके बाद पाकिस्तान ने कसम खाया कि हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। उसने परमाणु बम बनाया, एटम बम बना लिया, भागे भारत के पास भी था ही। एटम बम बनाने के बाद अब पाकिस्तान 1971 या 1975 जब भी बनाया होगा, उसके बाद से उसने एक बैलेंस क्रिएट कर दिया भारत के साथ कि अब अगर हमारे पास एटॉमिक पावर है तो भारत कभी भी हमारे साथ एग्रेसिव नहीं हो सकता। वैसे भारत कभी भी किसी कंट्री पर एग्रेसिव तो होता ही नहीं आगे बढ़ करके, लेकिन उसने एक एटम बम बना लिया कि अगर भारत कभी कुछ करेगा तो एटम बम गिराएंगे, भारत का काफ़ी डिस्ट्रक्शन होगा। पाकिस्तान को अपने डिस्ट्रक्शन से मतलब है नहीं, जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं उसको अपने नुकसान से मतलब होता है, उनको अपने नुकसान से मतलब नहीं है, दूसरे को मतलब इंडिया बर्बाद करने से मतलब है। उसने एक एटम बम बना के इंडिया के साथ बैलेंस क्रिएट कर लिया था कि, और उसके बैलेंस के एटम बम का डर दिखा के उसने उसके बाद से इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट किया, और कश्मीर में लगातार वो क्या करते रहे, आतंकवादी भेजते रहे, टेररिस्ट भेजते रहे। और वहाँ पे 90s की कहानी आपको पता ही होगी, कश्मीर की क्या कहानी थी, हमेशा ब्लड बात वहाँ होता ही रहता था। और अब पाकिस्तान के पास मतलब एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक पावर है, भारत कैसे एक्शन लेगा?
इवन 99 में भारत अंदर भी घुस गए थे, 99 में इतनी बड़ा युद्ध हुआ था, कारगिल वॉर, सुनाई होगा आपने। लेकिन भारत ने हमेशा से कोशिश करी कि पाकिस्तान के अंदर ना घुसे। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट जब आया तो फिर मोदी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश करी। कैसे ब्रेक करने की कोशिश करी? मोदी गवर्नमेंट ने स्पेकुलेट किया। क्या स्पेकुलेट? देखो यहाँ पे आ गया गेम थ्योरी। अब देखो क्या स्पेकुलेट किया। उसने स्पेकुलेट किया कि आज जो है पाकिस्तान का इकोनॉमी बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, बहुत ख़राब स्थिति में। ऑफ कोर्स वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, प्राइस राइज है, ठीक है ना। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत ख़राब स्थिति में, इतना ख़राब स्थिति में कि आप हर रोज़ न्यूज़ में सुनते होंगे वो भारत से दोबारा से अपना सारा ट्रेड स्टार्ट करना चाहता नहीं, भारत सरकार चाहती नहीं है। एनीवे वो अलग कहानी है। तो मोदी गवर्नमेंट ने स्पेकुलेट किया कि उसका इकॉनमी बहुत पुअर है, एटॉमिक एनर्जी होने के बावजूद भी वो आज के डेट में वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले जो वहाँ से आतंकवादी ने हमारे यहाँ अटैक किया उसके जस्ट बाद पहले तो मोदी गवर्नमेंट ने उसके साथ रिलेशनशिप को अच्छा करने की कोशिश करी और वो लाहौर चले भी गए थे। अब पता होगा कहानी। तो मैं कभी भी, मैं बता रहा हूँ, मैं कोई भी इंटरनेशनल स्टोरी सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे गेम थ्योरी बताने में। एग्जैक्टली ये गेम थ्योरी है। सुनो सही कहानी को। किसी न किसी जगह पे सवाल में आपको कोई ना कोई वॉर का कहानी फ्रेम करके एक गेम बना देगा और आप सवाल नहीं कर पाओगे। ये सुनो ध्यान से। हर कंट्री में बड़े बड़े ब्रेन के लोग होते हैं, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, दिमाग लगाते हैं। इतना आसानी से काम नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें होती है वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ? उसने क्या दिमाग लगाया कि भाई इकॉनमी पुअर है, एटम एनर्जी, तो क्या हो गया? पहले तो उसने लाहौर जाकर के मोदी गवर्नमेंट ने वहाँ से रिलेशनशिप सही करने की कोशिश करी, फिर नहीं हो पाया। फिर उन्होंने दोबारा से अटैक कर दिया, फिर पुलवामा अटैक हुआ। उसके बाद तो भारत का जो पेशेंस था लूज हो गया। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? वहाँ पे पहले अंदर घुस करके वहाँ के आर्मी टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया, जो आपने सुन रखा होगा। उसके बाद फिर दोबारा से पुलवामा अटैक हुआ तो फिर यहाँ से एयर स्ट्राइक किया, वहाँ जाकर अंदर घुस के एयर स्ट्राइक किया। सब कहानी आपने सुन रखी होगी। लेकिन आप कहोगे सर 1999 में जो वॉर हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में, वहाँ पे भारत सरकार ने एक सेकंड के लिए भी पाकिस्तान के बॉर्डर में घुसने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि इंटरनेशनल वॉर होने का, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने से वॉर होने का खतरा था। लेकिन फिर भारत के इस गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने कैसे उसके अंदर घुस के अटैक किया? यहाँ पे आ गया गेम थ्योरी। मोदी गवर्नमेंट ने स्पेकुलेट किया, रिस्क लिया। मोदी गवर्नमेंट ने क्या रिस्क लिया कि अगर हम आज रिस्क नहीं लेंगे तो उन्होंने एटॉमिक एनर्जी का धमकी दे करके हमेशा इन्फिल्ट्रेशन करता रहेगा और कश्मीर में ये समस्याएं बनी रहेगी। आज उसकी इकॉनमी सबसे गंदे दौर से गुजर रही है, आज उससे पूरा दुनिया उसे सेपरेट हो रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका के डिफीट की वजह से अमेरिका भी उसके साथ आज खड़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के साथ धोखा किया था वहाँ पे। वो कहानी अलग है, उतना कहानी नहीं बताऊँगा मैं आपको। तो आज सबसे अच्छा मौका है अटैक करने का। और ये जो बैलेंस उसने एटॉमिक एनर्जी की वजह से, एटम बम की वजह से बैलेंस बना रखा है, उस बैलेंस को तोड़ने का वजह आज स्पेकुलेट किया और वहाँ पे अटैक किया और उसका सही निकला। उसने कोई भी रिटेलिएशन नहीं किया। दिखाने के लिए एक छोटा सा रिटेलिएशन किया था, जिसमें अभिनंदन बड़ा कांड हुआ था। अभिनंदन वहाँ पे जवाबी कार्रवाई में वहाँ पे उस आर्मी वहाँ पे, मेरे ख्याल से क्या हुआ था कि वो उसका प्लेन ख़राब हुआ तो वहाँ पे उतर गए थे। उसको फिर वापस लाने के लिए उन्होंने उनको धमकी दी थी, यूएसए ने इंटरवीन किया था। फिर उन्होंने, मेरे ख्याल से क्या नाम उसका, कुछ लोग इंटरनली बताते हैं कि सऊदी अरब ने भी इंटरवीन किया था। और फिर उसको 24 घंटे का टाइम दिया था इमरान खान की गवर्नमेंट को कि वापस करो, तो फिर देखो क्या कहानी होती है। फिर उसने वापस कर दिया था वहाँ के पार्लियामेंट में बोल करके 24 घंटे के अंदर अभिनंदन वापस, जबकि आज तक इतिहास में पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं किया। एनीवे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट का ये जो स्ट्रेटजी था ये काम हो गया, कामयाब हो गया। कामयाब क्या हो गया कि जो पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी का जो बोगी था, उसका जो एक फियर था, एक डर था, वो डर इंडियन गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। अब तुम्हारी एटॉमिक एनर्जी अपने पास रहे, अगर तुम्हारे साइड से कोई कार्रवाई हुई तो हम उसका रिएक्शन देंगे। अगर तुमने कोई टेररिस्ट भेजा, एक्शन लिया, तो हम यहाँ से रिएक्शन देंगे। तुम काउंटर रिएक्शन की स्थिति में अभी नहीं हो, तुम नहीं कर पाओगे काउंटर रिएक्शन। ऐसा इसने स्पेकुलेट किया। राइट जी। अभी 2 वॉर के बारे में बताएं, आगे मौका मिलेगा तो और भी वॉर्स कुछ ना कुछ होंगे, हम आपको बताते रहेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वॉर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में जापान पे एटम बम गिराया था अमेरिका ने। क्यों गिराया था वो भी बताने का मन कर रहा है मुझे। वो वहाँ पे भी स्ट्रैटेजी, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी थी। जबकि जापान हार चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यूएस की लीडरशिप में, यूएस ब्रिटेन ये सब जीत चुके थे, जापान हार चुका था। उसके बावजूद भी, हारने के बावजूद भी 6 अगस्त को एंड 9 अगस्त 45 को हिरोशिमा नागासाकी पे पहली बार दुनिया में कहीं पे भी अमेरिका ने वहाँ पे एटम बम गिराया। क्यों गिराया? जब हार गया था फिर भी क्यों गिराया?
इसका जवाब आप मुझे कहीं व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मुझे यूट्यूब पे भी जवाब दे सकते हैं कि क्यों गिराया, जबकि कोई हार गया, डिफीट हो गया, सरेंडर कर दिया, फिर क्यों गिराया। या फिर आने वाले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो, मैं तो नहीं बताऊंगा। चलिए जी, अब वापस मुड़ते हैं। इस स्टोरी को सुनाने के बाद मैं आपको आपके एग्जैक्ट सिलेबस के अंदर ले जाता हूँ। फिर ये स्टोरी कभी भी एग्जाम में किसी टॉपिक के फॉर्म में आएगा तो वहाँ बताएंगे आपको। आइए जी लिखिए। अब यहाँ पे कहानी है, मैंने आपको बताया कि एक्शन, रिएक्शन एंड काउंटर रिएक्शन, काउंटर एक्शन गेम में एक्चुअली ये होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे गेम लिखिए, गेम क्या होता है लिखिए जी बच्चे। अब लिखते जाइए थोड़ा सा पॉइंट बनाकर। इस चैप्टर में आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बेड टाइम रीडिंग कोशिश नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल नहीं समझेंगे, थ्योरेटिकली नहीं कैसे से कर लिया, एग्जाम से 15 दिन पहले पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, ग्रेजुअली पढ़ेंगे। ये बुक आपको फिलोसफर बना देगा। कभी अकेले आप चश्मा लगा के या बिना चश्मा लगाए सोचते रहोगे इस गेम में क्या होने वाला है। ये बुक ऐसा बुक है, तो मज़ेदार चीज़ है ये। आइए जी कहानी देखिए। सबसे पहले लिखिए गेम। A game is a strategic situation a game is a strategic situation मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप भी मेरे साथ लिख सकते हो। अगर आप ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि मेरे साथ साथ लिखते जाओ। अगर आप अवॉइड करना चाह रहे हो लिखना, ये जो पीडीएफ बनेगा ना, ये पीडीएफ भी हम आपको आपके फोल्डर में भेज देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास पेज रहेगा तो सिर्फ आप मेरे को सुनते रहेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज सबसे बेस्ट रहता है मेरे साथ साथ लिखते जाओ। अ गेम इज अ स्ट्रेटजिक सिचुएशन इन विच in which decision maker interacting each other, decision maker interacting each other, decision maker interacting each other, and this is called a strategic game. So this is called strategic game. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजिक गेम। क्लियर है। अभी आपने क्या देखा, जो रसिया था, यूक्रेन था, ये क्या हो रहे थे, इंटरेक्ट कर रहा था एक दूसरे के साथ। भले ही वॉर के लिए कर रहा था लेकिन कर तो रहा था ना, एक्शन काउंटर एक्शन देख रहा था एक दूसरे का ना। राइट सर, ये इंटरेक्शन है। A strategic game consists of 3 essential elements. Strategic game consists of 3 essential elements. कौन कौन सर, लिखते जाओ फटाफट। देखो अब धीरे धीरे चैप्टर खुलता जाएगा। पहला लिखो प्लेयर्स, अ सेट ऑफ प्लेयर्स। जैसे रसिया एंड यूक्रेन क्या हो गए, यहाँ पे प्लेयर्स हो गए। इंडिया एंड पाकिस्तान क्या हो गए, प्लेयर्स हो गए। बी या फर्स्ट लिखो। सेकंड, फॉर ईच प्लेयर अ सेट ऑफ एक्शंस। जितने भी प्लेयर होंगे, फॉर ईच प्लेयर अ सेट ऑफ एक्शंस। ये सेट ऑफ एक्शंस को ये स्ट्रेटजी कहते हैं, स्ट्रेटजीज कहते हैं। सेट ऑफ एक्शंस को ये स्ट्रेटजीज कहते हैं। मान गए, मान गए सर। सेट ऑफ एक्शंस। थर्ड पॉइंट, फॉर ईच प्लेयर प्रेफरेंसेज ओवर द, फॉर ईच प्लेयर
preferences over the set of actions, that is strategies। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर मैं कभी सवाल करते हुए स्ट्रेटजीज बोल दूँ तो आप परेशान मत हो जाना। क्या मतलब है सर? सेट ऑफ प्लेयर समझ गए, जैसे कि यूक्रेन एंड रसिया हो गया। यूक्रेन एंड रसिया के पास, यूक्रेन के पास भी रसिया के पास भी अपने अपने स्ट्रैटेजीज होंगे, ढेर सारे प्लान कर रखा होगा उसमें, और उस प्लान के प्रेफरेंसेज भी होंगे। पहला प्लान बेटर है, सेकंड उससे कम बेटर है, थर्ड उससे कम बेटर है, लाइक दैट। तो उसके सेट ऑफ प्लान्स के क्या होंगे? प्रेफरेंसेज भी होंगे, ठीक है ना। ये तीन पार्ट होगा। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ लिखता हूँ मैं प्लेयर्स, फिर लिखता हूँ एक्शंस या स्ट्रेटजी, या फिर लिखता हूँ प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस के सामने लिख लो ये ऑलवेज ऑर्डिनल होता है। ये बात आप सेमेस्टर 3 से ही पढ़ रहे हो, इवन 12th क्लास में पढ़ा होगा। ऑर्डिनल मतलब इसकी कोई क्वांटिफाई वैल्यू नहीं होती है, ये रैंकिंग होता है, सिर्फ कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है ना। अभी समझाएंगे इसके बारे में। जैसे मान लो प्लेयर्स है, प्लेयर्स ले लो। जैसे मान लो फॉर्म्स, कोई फॉर्म ले लो, ABC, कोई भी दो फॉर्म, बिजनेस फॉर्म। उसके एक्शंस क्या हो सकते हैं? प्राइसेस, ज़्यादा प्राइस या कम प्राइस, वो एक्शन हो सकता है उसका। और प्रेफरेंसेस क्या हो सकते हैं? अल्टीमेटली वो क्या चाहेगा? फॉर्म्स प्रॉफिट, वो प्रॉफिट, वो प्राइस पसंद करेगा जहाँ फॉर्म्स की प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो, पसंद करेगा। दूसरा ले लो बीजेपी, मान लो इस इलेक्शन कैंपेन बीजेपी है, पॉलिटिकल पार्टी है या कांग्रेस है, कोई भी ले लो। इसका एक्शन क्या होगा? कैंपेन, एक्सपेंडिचर। और इसके लास्टली इसका प्रेफरेंसेस क्या होगा? प्रेफरेंस होगा कैंडिडेट प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग, या पे ऑफ्स भी कह सकते हैं इसको। कैंडिडेट्स प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग। मान गए? मान गए सर। अब यहां पे कुछ बातें आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि जो भी मैंने प्रेफरेंसेस के बारे में बात करी, वो प्रेफरेंसेस हमेशा ऑर्डिनल होता है। उसका एग्जांपल देख समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो एक एक्शन प्रोफाइल है, एक सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल है, प्रोफाइल जिसको कि हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रेटजीज भी कह सकते हैं। मान लो एक ए है, एक बी और एक सी है, और उसमें क्या है कि उसका पे ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस। जो आपकी प्रेफरेंस है कि कौन बेटर है, कौन कम बेटर है, कौन उससे कम बेटर है, उसके बेसिस पे आपने क्या किया है? पे ऑफ फंक्शंस बनाया। पे ऑफ फंक्शन मतलब होता है, पे ऑफ का मतलब होता है क्या आपको मिल रहा है रिटर्न। आपने क्या पे ऑफ रखा है? इसको पे ऑफ आपने नंबर असाइन किया 1, इसको नंबर असाइन किया 2, इसको असाइन किया 10। इसको देख करके आपको क्या लगता है? इसके प्रेफरेंसेस को और पे ऑफ फंक्शंस को देख के आपको लगता है, पे ऑफ फंक्शन अगर नहीं समझ पा रहे तो वेट करना, भी और भी एग्जांपल देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। इसको देख के आपको लगता होगा C इज प्रेफर टू B एंड B इज प्रेफर टू A, लगता होगा। देखो समझ लो कहानी को। यहाँ पे C इज प्रेफर टू B एंड B इज प्रेफर टू A। अगर मैं आपसे पूछूं इस डिसीजन के बाद कौन एक्चुअली ज़्यादा प्रेफर्ड है, अगर मैं कहूं कि C prefer to be is more stronger than the B prefer to A, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं। इस बात को आप सही मानोगे नहीं मानोगे? बताओ जरा, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे? बोलो। रखना चाहिए आपको। क्योंकि क्यों सर? क्योंकि C प्रेफर टू A, अगर मैं C का देखूं तो यहां कितना 10 है,
और बी का कितना 2 है, तो यहाँ प्रेफरेंस की डिफरेंस कितना 8 है। यहाँ देखता हूँ तो ये 2 है और ये 1 है, तो प्रेफरेंस डिफरेंस 1 है। तो ऑफकोर्स ये 8 से ज़्यादा प्रेफर्ड है, ये 1 से ज़्यादा प्रेफर्ड है। तो ये कहना तो सही है कि सी प्रेफर टू बी इज़ मोर स्ट्रोंगर देन बी प्रेफर टू ए। आप भी कहोगे सर बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ऐसा करने के बाद आप क्या करो, इसको काटा मार दो। काटा मारना मतलब ये गलत है। क्यों गलत है? इतना ही काफ़ी है कि सी प्रेफर टू बी या फिर बी प्रेफर टू ए, इतना ही काफ़ी है। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नंबर जो असाइन किया गया है वो सिर्फ ये दिखा रहा है, रैंकिंग दिखा रहा है। ये कोई क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिफाई नहीं किया गया, केजी लीटर्स एंड रुपीज समथिंग लाइक नहीं है, ये सिर्फ रैंकिंग है, ऑर्डिनरिटी है यहाँ पे। ये आज से नहीं, 12th क्लास में भी नहीं समझा होगा तो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में समझा होगा। ये रैंकिंग है सिर्फ। इतना ही काफ़ी है कि सी प्रेफर टू बी और बी प्रेफर टू ए। हाउ मच इज़ द प्रेफरेंस, हाउ मच नहीं लगा सकते। हाउ मच तभी लगाएंगे जब ये क्या होता है, कार्डिनल होता है। कार्डिनल तो है नहीं है, मैंने आपको याद करवा दिया पुरानी कहानी से। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है ना। इसको अगर जाओ तो एक लाइन में लिख लो, इट डज नॉट से दैट does not say that the preference B to A it does not say that preference C to B is more stronger than the preference B to A। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलता ये, क्योंकि ये रैंकिंग है। ऐसा तब कहता है जब ये ऑर्डिनलिटी नहीं बल्कि कार्डिनलिटी होता। मान गए बात को? यस सर मान गए। एक छोटी सी बात मैं आपको और बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली अब क्या है कि अब आपको ये फील करना चाहिए कि अब आप सेमेस्टर 5th में चले गए हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ कि अब आप बड़े हो गए हैं। अब आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे लिए कोई हल्का फल्का चीज़ आएगा, ऐसा नहीं आएगा। अब टॉप मोस्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे। अब यूनिवर्सिटी भी और समाज भी, सोसाइटी भी आपसे कुछ उम्मीद करता है। आपका ब्रेन अब क्या होना चाहिए, टॉप लेवल पे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अब टीचर को भी सजेस्ट करो कि सर ये सवाल ऐसा नहीं ऐसे हो सकता है, ठीक है ना बात को। ऐसी नौबत आए तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आप ये बिल्कुल मत मानना कि एग्ज़ाम में या कभी भी सिलेबस में कहीं पे भी आपको कुछ हल्के फल्के चीज़ आने वाले हैं। जम के मेहनत करना पड़ेगा आपको, डीप चीज़ आने वाले आप, ठीक है जी बच्चे। तो इसलिए अभी आप देखना, जब धीरे धीरे क्लास प्रोग्रेस करेगा तो इसका स्टैंडर्ड कितना अप हो जाएगा, कितना अप। क्लियर? राइट सर, एकदम प्रॉमिस कर लेना है कि सर डेली की क्लासेस डेली लेना, डेली पढ़ना है। रीडिंग से बाहर नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, क्योंकि अदर बुक्स की अदर लैंग्वेजेस होती है। और बच्चों को जो मेरे से कंप्लेन थोड़ा बहुत रहता है, जिन उन बच्चों को जो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता कि मेरी क्लासेस में रीडिंग में, तो उसके लिए समस्या मैंने दूर कर दिया। बार बार बोल रहा हूँ कि मैं अब आपके सामने ऑलवेज रीडिंग रखूँगा, एक एक लाइन दिखाता जाऊँगा कि जो मैंने आपके रीडिंग से ही पढ़ाया है, कोई गलत अलग नहीं पढ़ाया है, सब कुछ, ठीक है जी। हर चीज़ रीडिंग से होगा। कुछ बार नहीं होगा, एग्जाम के टीचर जो पूछेंगे सब बात आप आराम से समझा पाएंगे उसको। प्लेयर्स देखो इधर, ये है प्लेयर्स। उसके बाद देखो आगे क्या है, एक्शन प्रोफाइल्स, प्रेफरेंसेस, सब मिलेगा आपको। स्ट्रेटजिक गेम, ये देखो तीनों पॉइंट्स देख लो। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? मेरे को बहुत ज़्यादा प्रूफ करना पड़ रहा है इस बार कि मैं आपके रीडिंग से बाहर नहीं जाऊँगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ बातें बताऊँगा अलग से, लेकिन रीडिंग को जरूर साथ रखूँगा मैं ऑलवेज, ठीक है जी। पे ऑफ फंक्शंस देखो, ऑर्डिनलिटी, सारी कहानी है। ये ABC वाला स्टोरी पूरा देख लो। आगे अब कहानी बड़े बदलेगा तो बताएंगे, प्रेजेंस डाले वहाँ भी, वेट करो, ठीक है बच्चा। क्लियर सर? लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं रीडिंग सामने रख दूं और लाइन बाय लाइन पढ़ा दूं, तब तो फिर तो 1 साल लगेंगे सिलेबस कवर होने में। ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? यस सर, बहुत अच्छा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर। अब यहाँ पे टॉपिक चेंज होगा, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो गया,
स्ट्रैटेजिक गेम के बारे में बता दिया, 3 पार्ट्स इसके बता दिए, 3 इंपॉर्टेंट चीज बता दिया इसके, और साथ साथ ऑर्डिनलिटी समझा दिए। अब हेडिंग लिखो साइमल्टेनियस मूव गेम। साइमल्टेनियस मूव गेम, साइमल्टेनियस मूव गेम लिखो। लिख लिया? बड़े आगे हम। राइट सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे आजकल रिकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो रिकॉर्डिंग बच्चों को भी ऐसा लगे कि सर मेरे सामने है, आराम से रिलैक्स होके पढ़ो। ठीक है जी सर। देखिए जी, साइमल्टेनियस मूव गेम क्या होता है? कोई बड़ी बात नहीं है। साइमल्टेनियस मूव का मतलब हुआ कि दोनों प्लेयर्स एक साथ एक्शन ले रहा है, किसी को किसी के बारे में पता नहीं है, किसी को किसी के बारे में पता नहीं है। साइमल्टेनियस मूव गेम, एक साथ एक्शन ले रहा है। अगर प्लेयर ए एक्शन लेता है तो प्लेयर बी को नहीं पता है, प्लेयर बी एक्शन ले रहा है तो प्लेयर ए को नहीं पता, दोनों साथ साथ खेल रहा है। जैसे एग्जांपल दे दूं तो आपको मैंने कहा था कि अगर आप दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो रनिंग में दोनों प्लेयर्स का स्ट्रेटजी एक साथ होता है। क्रिकेट खेलते तो एक साथ नहीं होता है, पहले वो बॉलिंग करता है फिर वो बैटिंग करता है, एक एक्शन दूसरा रिएक्शन, वो अलग अलग चीज़ है, वो एक साथ नहीं हुआ, वो साइमल्टेनियस का एग्जाम्पल नहीं है। चेस साइमल्टेनियस का एग्जाम्पल नहीं है, पहले एक खेलता है फिर दूसरा रिएक्ट करता है। लेकिन जब एक प्लेयर को दूसरे का पता नहीं होता और दूसरे को पहले का पता नहीं होता है, तो ऐसे गेम को बोलते हैं साइमल्टेनियस मूव गेम। एग्जाम्पल तो इतने सारे दे देंगे कि आप थक जाओगे, चिंता मत करो। यहाँ पे प्लेयर्स 2 होंगे, एग्जाम्पल सिंपलिसिटी के लिए मैं 2 प्लेयर लेके चलता हूँ। प्लेयर्स, एक प्लेयर मान लो ए है, दूसरा प्लेयर मान लो बी है, बिल्कुल सही बात। अब यहां पे क्या कहानी है, साइमल्टेनियस मूव गेम के बारे में थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि भूल भी सकते हो कभी कभार, आप लिख लो हल्का सा क्लास के अंदर ही। द प्लेयर्स चूज देयर एक्शन साइमल्टेनियसली। द प्लेयर्स their actions simultaneously। दूसरा पॉइंट लिखो, when one player choose their action, when one player choose the action, he has no information about the, she has no information about the other player। ये साइमल्टेनियस मूव गेम की खास बात है। थर्ड पॉइंट, ईच प्लेयर ईच प्लेयर chooses her action once and for all। हर प्लेयर जो डिसीजन लेगा एक बार लेगा और वो फाइनल है। ये लाइन क्यों लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, वंस एंड फॉर ऑल। एक पॉइंट और भी लिख लो यहाँ पे, ब्रैकेट में लिख लो, पॉइंट मत बना लो, ब्रैकेट लिख लो। टाइम इज एब्सेंट फ्रॉम दिस मॉडल, टाइम इज एब्सेंट फ्रॉम दिस मॉडल। टाइम क्यों एब्सेंट कर दिया इस मॉडल से हम? एक प्लेयर ने एक एक्शन लिया, आज जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से उसने एक्शन लिया। हो सकता है कि साल 2 साल बाद परिस्थिति बदल जाए तो एक्शन भी चेंज हो जाएगा।
ऐसा नहीं होगा। इसी बात को ख़त्म करने के लिए ये एज्यूम कर लिया गया है कि ईच प्लेयर चूजेज हर एक्शन वंस एंड फॉर ऑल। जो डिसीजन आपने लिया वो परमानेंट लिया, हमेशा के लिए लिया। ये एजम्पशंस है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन एजम्पशंस है। साइमल्टेनियस मूव गेम को समझने के लिए एजम्पशंस है ये। ईच प्लेयर चूजेज हर एक्शंस वंस एंड फॉर ऑल। ऐसा तभी है क्योंकि आपको ये कहा ही नहीं गया कि टाइम के साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजन को बदल सकते हैं। तभी करके इस मॉडल में टाइम को एब्सेंट मान लिया गया, टाइम है ही नहीं यहाँ पे। क्लियर सर? तो साइमल्टेनियस मूव गेम के जो एसेंशियल पॉइंट था आपने लिखा। अब साइमल्टेनियस मूव गेम के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, उसको समझने के लिए आप तैयार हो जाइए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। आज की क्लास में सारे एग्जाम्पल हो जाए तो हो जाए, तो अगली क्लास में होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो साइमल्टेनियस मूव गेम का वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, वो है द प्रिजनर्स डायलेमा। देखिए इसको, प्रिजनर्स डायलेमा, द प्रिजनर्स डायलेमा सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर तो जितना बोल लो उतना कम है। इस पर तो सवाल एक ना एक एग्जाम में आना ही है। मैंने पहले बता दिया कि ये चैप्टर, ये क्लास जो मैं ले रहा हूँ, ये इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं है, इसको अवॉइड नहीं करना। ये सिलेबस का क्लास है, प्रॉपर सिलेबस। द प्रिजनर्स डायलेमा, राइट सर। क्या होना है इसमें? मैं स्टोरी सुनाऊँ, फिर लिखाऊँ, फिर बताऊँ, इससे फ़ायदा नहीं है। लिखाता भी जाऊँगा और बताता भी जाऊँगा। देखिए क्या कहानी है। मान लीजिए टू सस्पेक्ट्स है इन अ मेजर क्राइम। दो बंदा है जो सस्पेक्ट है एक बड़े क्राइम में। पुलिस को लगता है कि इन्होंने बड़ा क्राइम किया है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। माइनर क्राइम के तो सबूत हैं, छोटे क्राइम के सबूत मिल रहे हैं, बड़े क्राइम का सबूत नहीं मिल रहा है, प्रूफ नहीं मिल रहा उसको। तो पुलिस क्या चाहती है कि दोनों बंदे में से कोई एक बंदा जो है ना हमारा विटनेस बन जाए और वो क्राइम एक्सेप्ट कर ले। अगर वो विटनेस बन जाएगा, वो क्राइम एक्सेप्ट कर लेगा, तो ऑफ कोर्स ये न्याय का रूल भी है, उसको फिर पुलिस क्या करेगी, कम सजा देगी, और जो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको ज़्यादा देगी। रूल है ये। दोनों प्रिजनर्स जो है उसको अलग अलग सेल में रखा गया है। वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल नहीं पा रहा है, वो दोनों मिलकर कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएगा। सुन रहे बात को? वो दोनों मिलकर कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएगा। यहां पे क्या प्रिजनर्स के पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर दोनों के दोनों एक्सेप्ट ना करे क्राइम, तो फिर माइनर क्राइम तो प्रूफ हो सकता है, उसके लिए सिंपल सा कोई 1 साल 6 महीने का जेल हो जाएगा। लेकिन अगर एक बंदा भी एक्सेप्ट कर लिया तो उसको तो छूट मिल जाएगी, और दूसरा जिसने एक्सेप्ट नहीं किया उसको हैवी पनिशमेंट मिलेगा, लाइक दैट। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रेटजीज बन जाते हैं यहाँ पे। एक बंदे के पास बहुत सारा स्ट्रेटजी है। एक बंदा क्या सोचेगा कि मैं चुप रह जाऊं या मैं बोलूं, दो बातें हो गई ना। दूसरा सोचेगा मैं चुप रह जाऊं या मैं बोलूं, क्या करूं, क्योंकि वो सोचता है, एक प्लेयर सोचेगा कि मैं अगर एक्सेप्ट कर लिया और वो भी एक्सेप्ट कर लिया, दोनों एक्सेप्ट कर, फिर दोनों को पनिशमेंट ज़्यादा मिल जाएगा, लाइक दैट। समझ गए ना? तो इसका मतलब है कि दोनों जो सस्पेक्ट्स है वो दोनों प्लेयर मान लेंगे, उसके पास बहुत सारे स्ट्रेटजीज होंगे, और देखो क्या डिसीजन लेता है। बोलने से फायदा नहीं, मैं कुछ बताता हूँ आपको। देखो द प्रिजनर्स डायलेमा में टू सस्पेक्ट्स इन अ मेजर क्राइम आर हेल्ड एंड केप्ट इन अ सेपरेट सेल। लिख लो, टू सस्पेक्ट्स इन अ मेजर क्राइम are held and kept in separate cells।
देखो मैं कह रहा हूं कि नहीं, अभी आपके गेम थ्योरी में अगर कोई एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा तो प्रिजनर्स डायलेमा है। इस पे एग्जाम में भी सवाल आएंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और इसके अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम को हिट करना होगा, इसलिए इस पर पूरा ध्यान लगाइए। मैं भी इस पर कुछ कमी नहीं छोड़ूंगा, इस क्लास को भी उस अगले क्लास भी इस पर कोई क्वेश्चन कराऊँ मैं आपको, ठीक है। राइट, दो क्रिमिनल्स पकड़े गए, उसको अलग अलग रख दिया गया है, वो एक दूसरे से कोई साठ गांठ नहीं कर सकता, एक दूसरे से कोई वो कंप्रोमाइज नहीं, मतलब मीटिंग नहीं कर सकता, मिलकर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। राइट, अब वो क्या है, दोनों माइनर ऑफेंस एंड मेजर ऑफेंस। माइनर ऑफेंस एंड मेजर ऑफेंस। माइनर ऑफेंस को तो कैन बी इजीली प्रूव्ड, मैं समझा भी रहा हूं और लिखा भी रहा हूं। एंड मेजर ऑफेंस में नॉट एनफ एविडेंस। तो यहां पे कॉप्स क्या चाहती है, पुलिस क्या चाहती है कि एक बंदा क्या कर ले, हमारा विटनेस बन जाए, ठीक है ना। सो वन ऑफ देम हैज टू बी व्हाट, इन्फॉर्मर अगेंस्ट द अदर। अगेंस्ट द अदर, इसको बोलते हैं क्या, फिंक। फिंक्स मतलब एक्टिविटी फिंक्स हो गया, या विटनेस, या विटनेस। मान गए, मान गए सर, समझ लो बात को। दो क्रिमिनल्स है, माइनर क्राइम तो प्रूव्ड है, लेकिन मेजर क्राइम के लिए एक को क्या करना पड़ेगा, दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़ेगा, उसको विटनेस बनना पड़ेगा, फिंक्स बनना पड़ेगा। राइट सर, अब ये तो परिस्थिति है, तो ये तो सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या क्या स्ट्रेटजी प्ले कर सकते हैं, देखो दोनों, इफ बोथ स्टे क्वाइट, क्या क्या प्ले कर सकता है, दोनों क्या प्ले कर सकता है, देखो दोनों या तो फिंक्स हो सकता है, फिंक्स मतलब स्टे एक्सेप्ट कर लेना, या क्वाइट हो सकता है, चुप रह जाना। फिंक्स या क्वाइट, ये दो पॉसिबिलिटीज है वहां पे, दोनों के लिए, दोनों प्लेयर के लिए। अभी इस पे बहुत बात होगी, चिंता मत करना। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी, देखो ये भी सवाल का ही पार्ट है। इफ बोथ स्टे क्वाइट, तो दोनों क्या मिलेगा, ईच विल बी कन्विक्टेड फॉर माइनर ऑफेंस ओनली। और वो क्या हो सकता है, मान लो 1 ईयर, 1 ईयर हो सकता है, 1 ईयर या 1 ईयर जेल हो सकता है इन द प्रिजन। बिल्कुल सही बात। अगर मान लो, अभी हम सवाल ही परिस्थिति डिस्कस कर रहे हैं, दूसरे सवाल में कुछ और एग्जाम्पल हो सकता है, स्टोरी यही होगी, बस डिजिट्स चेंज हो जाएंगे। इफ वन फिंक्स, एक विटनेस बन जाए, और विटनेस एंड अदर रिमेन्स क्वाइट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई उसने गलती करी है, बना उसकी विटनेस बन गया, उसको 0 ईयर जेल और दूसरे को 4 ईयर्स। ये सवाल के हिसाब से वैरी करेगा, मैं कह रहा हूं। प्रिजनर्स डायलेमा को सॉल्व करने का तरीका भी हर जगह एक ही नहीं होता है, ये भी रीडिंग के हिसाब से चेंज हो जाता है, या क्वेश्चन हिसाब से चेंज हो जाता है। बातें वही रहेगी, लेकिन समझने का तरीका अलग हो सकता है। राइट सर। तीसरा हो सकता है दोनों क्वाइट, एक फिंक एक क्वाइट, और दूसरा क्या, तीसरा क्या हो सकता है, बोथ फिंक्स। अगर बोथ फिंक्स कर ले तो
उस केस में क्या होगा, दोनों को 3 years एंड 3 years का पनिशमेंट, दोनों एक दूसरे का विटनेस होगा, 3 years पनिशमेंट। तो दोनों के लिए बेस्ट क्या है, दोनों के लिए बेस्ट है चुप रह जाना, क्योंकि चुप रह जाने पे 1 साल का पनिशमेंट है। किसी एक के लिए क्या फायदेमंद है, विटनेस बन जाना, विटनेस बनने पे 0 year। अब देखो सवाल क्या है कि दोनों तो अलग अलग सेल में, दोनों तो आपस में कोऑर्डिनेट भी नहीं कर सकता, पार्टनरशिप भी नहीं कर सकता है, कोई कार्टेल नहीं बना सकता, ज्वाइंट डिसीजन नहीं ले सकता, अलग अलग है। अगर एक ये सोचे कि दूसरा बुद्धू है, वो चुप रह जाएगा और मैं तो बड़ा होशियार हूं, मैं फिंग कर लेता हूं, फिंग मतलब एक्सेप्ट, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं 0 और वो फिंग तो 3 साल। लेकिन ऐसा आप सोच रहे हैं ना कि वो बुद्धू है, वैसा वो भी क्या सोच रहा होगा कि वो बुद्धू है, वो फिंग कर लेगा, तो फिंग फिंग फिर क्या हो गया, 3 साल 3 साल, लाइक दैट। अगर दोनों को कोऑर्डिनेट करने का मौका मिलता तो दोनों क्या करता, चुप रह जाता, बिल्कुल क्वाइट, 1 साल जेल होता सिर्फ। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, ऐसा हो नहीं पा रहा, ऐसा हो नहीं पा रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है ये प्रिजनर्स डायलेमा केस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस केस का बिजनेस वर्ल्ड में भी, वॉर के वर्ल्ड में भी बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, वो क्या करेगा तो मैं क्या करूं, लाइक दैट। बताऊंगा धीरे धीरे। मान गए, मान गए सर। अब ये जो प्रिजनर्स डायलेमा है, ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, स्ट्रेटजी गेम का। इसीलिए हम प्रिजनर्स डायलेमा के अभी तक सिचुएशन को आपके सामने डिस्क्राइब किया है। इस सिचुएशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेटजी गेम अभी बनाएंगे आपके सामने में। इसके बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग, एक मॉडल तैयार करेंगे, मॉडल ऑफ स्ट्रेटजी गेम, मॉडल ऑफ स्ट्रेटजी गेम। इसके बेसिस पे एक मॉडल तैयार करेंगे किसका, स्ट्रेटजी गेम का। देखना कैसे करेंगे तैयार, बड़ा मजेदार तैयार होगा, जिस मॉडल को बहुत सारे लोग अपने अपने फील्ड में इस्तेमाल करेंगे। अगर इस गेम आपके दिमाग में सेट हो गया तो बताओ इसमें प्लेयर्स कितने हैं। जब भी कोई आपके सामने गेम आएगा तो ये सब कुछ लिखना है आपको। अब एक मॉडल दे रहा हूं मैं आपको, हर जगह लिखना पड़ेगा। बताइए जी, एकदम दिमाग लगा गया, आप देखो आपके सामने आ गया होगा। आप तो करना भी स्टार्ट कर दिए होंगे, मैं पहले आपको आराम से बताऊंगा, उसके बाद करना। बताओ प्लेयर्स कौन कौन से हैं। प्लेयर्स है 2 सस्पेक्ट्स, बिल्कुल सही बात। अब दोनों सस्पेक्ट्स के पास सेट ऑफ एक्शंस क्या है, सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल बोल सकते हैं उसको आप। ठीक है जी, सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल्स क्या है, सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल्स को हम लोग स्ट्रेटजीज भी कहते हैं, कई बार बोल चुका हूं। स्ट्रेटजीज भी कहते हैं। तो क्या क्या स्ट्रेटजीज पॉसिबल है, स्ट्रेटजीज पॉसिबल है, दोनों क्वाइट क्वाइट रह जाए, एक क्वाइट रहे दूसरा फिंग करे। एफ स्टैंड फॉर फिंग्स, फिंग का मतलब समझा दिया, विटनेस बनना, एक्सेप्ट करना। दूसरा क्या करे, दूसरा फिंग करे, पहला फिंग करे दूसरा क्वाइट हो जाए, और दोनों फिंग्स एंड फिंग्स करे। ये 4 पॉसिबल है दोनों के लिए, पॉसिबिलिटी दोनों के लिए। दोनों क्वाइट, पहला क्वाइट दूसरा फिंग, पहला फिंग दूसरा क्वाइट, दोनों फिंग फिंग। ये सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल्स है, स्ट्रेटजीज है। लेकिन मुझे यहां बताना पड़ेगा आपको, इस एक्शन प्रोफाइल्स में प्रेफरेंसेस क्या है। 2 काम किया मैंने, प्लेयर्स बताया, सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल बताया, मतलब प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस क्या है, कौन बेटर, कौन उससे कम बेटर, लाइक दैट। बताओ सबसे किसी एक प्लेयर के बारे में बात करो। अगर मैं बात करूं प्लेयर 1 के बारे में, तो प्लेयर 1 के लिए
सबसे बेस्ट क्या होगा कि वो फिंक कर जाए और दूसरा क्वाइट रह जाए, क्योंकि वो अगर विटनेस बन गया दूसरा क्वाइट रह गया, अगर वो विटनेस बन गया दूसरा क्वाइट रह गया, तो जो विटनेस बन गया उसको 0 ईयर और जो क्वाइट रह गया उसको 4 ईयर। देख लो, तो सबसे बेस्ट तो उसके लिए हुआ क्या हो जाए कि वो एक्सेप्ट कर ले, विटनेस कर ले, दूसरा क्वाइट रह जाए। सबसे बेस्ट ही है, इसको बोलते हैं प्रेफरेंसेस फर्स्ट। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? दूसरा पॉसिबिलिटी है कि दोनों क्वाइट रह जाए, ये प्रेफर्ड है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है? दोनों फिंक्स, और इसके लिए सबसे वर्स्ट क्या है कि ये क्वाइट रह जाए और वो फिंग कर ले। पहला प्लेयर क्वाइट रह जाए और दूसरा प्लेयर फिंग कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो यहां तो जो क्वाइट रह गया उसको 4 साल की जेल हो जाएगी, जो पहला प्लेयर है। याद रखना, जब भी मैं इसे लिखाऊंगा ना कोऑर्डिनेट में, तो जो फर्स्ट है ये फर्स्ट प्लेयर के लिए और ये सेकंड प्लेयर के लिए है। जैसे पहला होता है एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा होता है वाई एक्सिस के लिए। याद रखना इस बात को, ये एफ क्यू में ये फर्स्ट प्लेयर के लिए और ये सेकंड प्लेयर के लिए है। ये हमेशा याद रखना आपको, ये अलग दिखाता हूँ। कभी मैं लिखूंगा ना ऐसे एफ क्यू, तो याद रखना एफ किसके लिए? फर्स्ट ऑलवेज होगा ये किसके लिए? और सेकंड। राइट सर, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है? राइट, इसको हटाता हूँ, गंदा लगेगा यहाँ पे। ये प्रेफरेंसेज है। प्रेफरेंसेस के बाद अगर मैं ऐसा कर दूं, इस प्रेफरेंसेस को एक नंबर असाइन कर दूं सिर्फ रैंकिंग करने के लिए, तो उस नंबर को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पे ऑफ फंक्शन। याद रखना, प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। पे ऑफ फंक्शन, किसी किसी बुक में सिंपल पे ऑफ लिखा होता है। मैंने कहा ना, रीडिंग के हिसाब से कुछ लैंग्वेज चेंज हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। अगर मैं सिंपली पे ऑफ कह दूं, आपके बुक में पे ऑफ फंक्शन दिखाई देगा, तो आपको कहा सर ये क्या बात है? पे ऑफ फंक्शन, सिंपल बात, कोई बात नहीं, फंक्शन है। अब पे ऑफ फंक्शन है तो देखो, पे ऑफ को आप क्या करो? यू से डिनोट करो, और पहला बंदा का पे ऑफ तो U1 कर दो। तो ये U1 FQ से क्या मिलेगा? ये बेटर होगा, ज़्यादा होगा किससे? U1 QQ से। और ये ज़्यादा होगा U1 FF से, और ये ज़्यादा होगा U1 QF से। ये U1 यहाँ पे पे ऑफ है, फर्स्ट प्लेयर का पे ऑफ है। इस पे ऑफ को अगर मैं कोई नंबर भी असाइन कर दूं, जो नंबर मैं ऑलरेडी असाइन कर चुका हूं, अगर असाइन कर दूं, मान लो नंबर, सिंपली नंबर असाइन कर दूं। मैंने पहले कहा था ये नंबर ऑर्डिनल होता है, इस नंबर का सिर्फ रैंकिंग की वैल्यू है। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले आपको, ये बताया था। अगर मैं ऑर्डिनलिटी में एक रैंकिंग दे दूं इसको, रैंकिंग हर सवाल में अलग अलग हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, रैंकिंग है नंबर्स। तो इसको नंबर क्या दे दूंगा? मान लो 3, इसको क्या दे दूँ? 2, इसको क्या दे दूँ? 1, इसको 0। आप कुछ भी नंबर रख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात तो श्योर है कि इसको ज़्यादा नंबर दोगे, इसको कम दोगे, इसको कम दोगे, इसको और कम दोगे। ये तो क्लियर है। तो मैं 3, 2, 1, 0 ले लिया, सिंपल। आपके बुक में, आपके सवाल में ये रैंकिंग दिया होगा, डोंट वरी। मान गए जी? मान गए सर। पे ऑफ फंक्शन बना लिया, उसका एक रैंकिंग कर दिया। 3 इज मोर, 2 इज मोर, 1 इज मोर, लाइक दैट। जब भी कोई, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आराम आराम से, जब भी कोई सवाल आएगा, जब भी कोई गेम आएगा, तो उसमें ये लिखना प्लेयर्स कितने भाई, सेट ऑफ एक्शंस प्रोफाइल, सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल कितने हैं, सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल, जिसको स्ट्रेटजीज भी लिख सकते हैं आप। प्रेफरेंसेस क्या है? पे ऑफ फंक्शन लिख दो, उसको नंबर असाइन कर दो, नंबर असाइन दिया रहेगा सवाल में। ये 4 पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो बात समझ लो, हो गया। अब इस गेम को क्या करो? मैट्रिक्स फॉर्म में दिखा दो। मैं प्रेजेंट कर दो, प्रेजेंटेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग? प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना बच्चे? राइट सर। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होता है? कॉलम एंड रो होता है। कहने की बात पड़ेगी आपको क्या? यहां रखिए सस्पेक्ट 1 या यहां रखिए सस्पेक्ट 2, यहां रखिए आप क्वाइट एंड फिंक, यहां भी क्या रखिए? क्वाइट एंड फिंक। अगर सस्पेक्ट 2 का पहले क्वाइट लिखा तो सस्पेक्ट 1 का भी पहले क्या लिखेंगे? क्वाइट लिखेंगे। क्वाइट एंड फिंक। ऐसा मत कर देना कि यहाँ फिंक कर देना, यहाँ क्वाइट कर देना, ही बेटर रहेगा। यहाँ भी क्या लिखो? क्वाइट
यहाँ पे फिंक, बिल्कुल सही बात, क्वाइट फिंक, क्वाइट फिंक। जो रो वाले हैं वो सस्पेक्ट 1 के लिए, और जो कॉलम वाले होंगे वो सस्पेक्ट 2 के लिए होंगे। एक बार करेंगे समझ में आ जाएगा आपको, चिंता मत करना। अब क्या करते हैं, बना लेते हैं इसको। राइट सर, कर दिए, देखो खूब अच्छा से बन गया। 2 कॉलम हो गए, 2 रो हो गए। ये रो सस्पेक्ट 1 के लिए, ये रो सस्पेक्ट 1 के लिए है दोनों, और ये सस्पेक्ट 2 के लिए कॉलम 1 कॉलम है। जब भी हम लिखेंगे, जैसे मान लो एफ क्यू लिखा था, तो एफ किसके लिए था, 1 के लिए, क्यू किसके लिए था, 2 के लिए। ये एफ माना जाएगा रो में और ये क्यू माना जाएगा कॉलम में। अरे बाबा, ये मैट्रिक्स फॉर्म तो 12th क्लासेस जानते हैं आप लोग, तो बड़ी बात नहीं है। F1 Q2, F1 प्लेयर के लिए, Q2 सेकंड प्लेयर के लिए। F स्टैंड रो में करता है, Q स्टैंड कॉलम में करेगा। क्लियर, क्लियर सर। अब देखो, अब मैं आपसे क्या कहता हूं, अगर QQ होगा, दोनों क्वाइट क्वाइट रह गया, दोनों क्वाइट, तो आपने पे ऑफ फंक्शन में कितना रैंक असाइन किया है, 2 असाइन किया है। कहोगे सर आपने तो ये प्लेयर 1 के लिए किया था, तो प्लेयर 1 के लिए किया, तो यहाँ प्लेयर 2 का भी लिख दो। मैं प्लेयर 2 के लिए सब कुछ नहीं लिखूंगा, प्लेयर 2 के लिए मैं क्या करता हूँ ना, सिर्फ पे ऑफ फंक्शन ले देता हूँ। पे ऑफ फंक्शन ऑफ प्लेयर 2, कितना आसान, देखो U1 को U2 कर दो, U1 क्या कर दो, U2 कर दो। U2 करोगे तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा, जो FQ है वो QF हो जाएगा, तब उसको फायदा होगा। इसको कर दो U2, ये QQ ही रहेगा, ये U2, ये FF ही रहेगा, ये U2, ये FQ हो जाएगा। पूछो क्यों सर। अगर सेकंड प्लेयर की बात करो तो सेकंड प्लेयर क्या चाहेगा, सेकंड प्लेयर चाहेगा कि फर्स्ट प्लेयर क्या करे, क्वाइट रह जाए। तो फर्स्ट प्लेयर तो यहां लिखते हैं ना हम, किसी भी कोऑर्डिनेट में पहला तो फर्स्ट प्लेयर होता है, तो फर्स्ट प्लेयर क्वाइट रह जाए और सेकंड प्लेयर कहेगा कि मैं फिंग कर लूं, तो मैं छूट जाऊंगा और दूसरा को 4 साल जेल। फिर या नहीं तो दोनों क्वाइट क्वाइट रह जाए, या दोनों क्या करे, फिंग फिंग कर ले। इसके लिए वर्स्ट क्या होगा कि सेकंड प्लेयर क्वाइट रह जाए और फर्स्ट प्लेयर फिंग कर ले, इसके लिए वर्स्ट हो जाएगा। इसकी भी नंबर असाइन क्या होगी, 3 मोर देन 2 मोर देन 1 मोर देन 0। समझ गए, समझ गए सर। इसका उल्टा इसलिए है, इसका उल्टा क्योंकि इस वाले में पहला नंबर प्लेयर 1 का है और इस वाले में पहला नंबर सेकंड नंबर प्लेयर 2 का है। यहाँ पे ज़्यादा बोलूँगा तो आप हौच पौच कर जाओगे, मेरे ख्याल से आप समझ गए, समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, समझ गए। सेकंड प्लेयर चाहता है कि वो फिंग करे, सेकंड प्लेयर का फिंग यहाँ लिखा हुआ है और पहला प्लेयर क्वाइट रह जाए, दैट्स इट। क्लियर जी, क्लियर सर, क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। तो बताओ, सस्पेक्ट 1 चाहेगा क्वाइट क्वाइट, तो क्वाइट क्वाइट में आपने क्या रैंकिंग दी है, ये भी क्वाइट, ये भी क्वाइट क्वाइट में 2 2 है, ये भी 2 and 2। अगर सस्पेक्ट 1 क्वाइट रह जाए और सस्पेक्ट 2 फिंग करे, सस्पेक्ट 1 क्वाइट रह जाए, सस्पेक्ट 2 फिंग करे, सस्पेक्ट 1 क्वाइट एंड सस्पेक्ट 2 फिंग, तो कौन सा केस हो जाएगा, सस्पेक्ट 1 क्वाइट एंड सस्पेक्ट 2 फिंक। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, 0, और दूसरे वाले को तो फिर मैक्सिमम बेनिफिट हो जाएगा। देखो ना, क्वाइट एंड फिंक यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके, देखो ये क्वाइट एंड फिंक यहाँ पे है, ये क्वाइट एंड फिंक यहाँ पे है। क्वाइट एंड फिंक में U1 के लिए 0 है, U2 के लिए 3 है। क्या बात है जी, U1 के लिए 0 है, U2 के लिए 3 है। अगर सस्पेक्ट 1 क्वाइट रह गया, सस्पेक्ट 2 फिंग कर लिया, ठीक है ना, तो क्या होगा,
सस्पेक्ट 1 क्वाइट रह गया, सस्पेक्ट 2 फिंग किया, तो सस्पेक्ट 1 को तो वर्स्ट सिचुएशन में 0 बेनिफिट हुआ और सस्पेक्ट 3 को मैक्सिमम बेनिफिट हुआ। एक बात याद रखना, आप इसको ना इससे कंपेयर मत करना, जेल वाले से। ये जेल जाना अलग सिचुएशन है। यहां पे जो मैंने 3 2 1 0 लिखा ना, ये जेल जाने की बात नहीं है, ये बेनिफिट्स की बात है, पे ऑफ्स की बात है। तो याद रखना, अगर सस्पेक्ट 1 0 रह गया, सस्पेक्ट 1 क्वाइट रह गया, सॉरी सस्पेक्ट 1 क्वाइट रह गया, लिखता हूं यहां पर, देखना लिख के समझा, एक समझाता हूं फिर रिमेनिंग समझ जाओगे। सस्पेक्ट 1 अगर क्वाइट रह गया और सस्पेक्ट 2 अगर फिंग किया, तो इस केस में इसको क्या होगा, इसको 4 इयर्स जेल होगा और ये फ्री हो जाएगा, फ्री। इसका मतलब इसका बेनिफिट मैक्सिमम है और इसका बेनिफिट 0 है। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में मैंने जेल का नंबर ऑफ इयर्स नहीं लिखा है, बेनिफिट लिखा है। एक बार फिर सुन लो, लास्ट बार सुन लो। अगर सस्पेक्ट 1 क्वाइट है और सस्पेक्ट 2 फिंक है, तो सस्पेक्ट 2 फ्री हो जाएगा और सस्पेक्ट 1 4 साल जेल जाएगा। तो इसके लिए वर्स्ट सिचुएशन है, 0 रैंकिंग है, और इसके लिए बेस्ट सिचुएशन है, 3 रैंकिंग है। तो क्या हो जाएगा, 0 3। मेरे हिसाब से समझ गए। कभी भी कंफ्यूज मत करना, ये 3 2 1 को जेल के टर्म से कंपेरिजन करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। ये तो इसका बेनिफिट्स की बात हम कर रहे हैं। आ जाओ जी, वापस आ जाओ। अगर मान लो दोनों फिंक फिंक कर ले, तो सॉरी एक फिंक, पहला प्लेयर क्या कर जाए फिंक और दूसरा क्वाइट, ये वाला केस, पहला फिंक दूसरा क्वाइट, पहला फिंक और दूसरा क्वाइट, देखो ये वाला केस आ गया, ग्रीन्स दिखा रहा हूं, पहला फिंक दूसरा क्वाइट, पहला फिंक दूसरा क्वाइट, यहां भी आ गया। पहला फिंक दूसरा क्वाइट में मैक्सिमम बेनिफिट किसको हो रहा है, फर्स्ट प्लेयर को हो रहा है, और दूसरे को 0 वर्स्ट। तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 3 and 0। और दोनों अगर फिंक फिंक कर ले, दोनों फिंक फिंक कहां देखो, दोनों फिंक, ये फिंक है, ये भी फिंक है, प्लेयर 1 भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों को सेम बेनिफिट हो रहा है। तो यहां क्या लिखेंगे, 1 and 1। ये बेनिफिट्स है, ये नंबर ऑफ ईयर्स इन जेल नहीं है, ये बेनिफिट्स है। तो 2 2 0 3 3 0 1 1 समथिंग लाइक दैट। ये रैंकिंग आप कर लोगे, पक्का पक्का सर, ठीक है ना। मैं कहीं ब्रैकेट में लिख दूंगा, 3 2 1 0 आर व्हाट, आर द रैंकिंग, नॉट नंबर ऑफ ईयर्स इन जेल। ये नंबर ऑफ ईयर इन जेल नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात, राइट सर, रैंकिंग देख लिया आपने, क्लियर जी, क्लियर सर। एक बार फिर मेरे साथ रिपीट कर लो, अगर आपको लगता है कि नहीं आ गया समझ में तो आगे बढ़ जाओ। क्वाइट क्वाइट 2 2, क्वाइट फिंक, जो क्वाइट रह गया उसको 0 बेनिफिट, जो फिंक हुआ उसको 3 बेनिफिट, 3 रैंकिंग दे दिया मैंने। फिंक एंड क्वाइट, फिंक वाले को 3 बेनिफिट, क्वाइट वाले को 0, फिंक फिंक 1 1 लाइक दैट। अभी मैंने सिर्फ गेम डिस्कस किया है, गेम को सिर्फ प्रेजेंट किया है, साइमल्टेनियस गेम का या मॉडल ऑफ स्ट्रेटजी गेम तैयार किया है। अभी इसमें बहुत सारी बातें जोड़ेंगी, आगे चल के देखना इसमें क्या करेंगे हम। इसमें पढ़ाएंगे नैश इक्विलिब्रियम, फिर पढ़ाएंगे व्हाट एक चीज और पढ़ना पड़ेगा इसमें कि कौन नैश इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, ये पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें निकालेंगे आगे चल के हम डोमिनेंट स्ट्रेटजी भी निकालना पड़ेगा मुझे। ये सब आपके इस चैप्टर का पार्ट है। फिर आगे बेस्ट रेस्पॉन्स कर्व भी बनाना पड़ सकता मुझे, नैश इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा, डोमिनेंट स्ट्रेटजी निकालना पड़ेगा, बेस्ट रेस्पॉन्स कर्व निकालना पड़ेगा। और ऐसा करना पड़ेगा, और ऐसे करने करते मुझे 10-12 गेम सिखाना पड़ेगा, हो सकता 15 गेम सिखाना पड़ेगा। हर गेम में प्लेयर्स, एक्शन प्रोफाइल्स दैट इज स्ट्रेटजीज, देन प्रेफरेंसेस, देन पे ऑफ्स, देन मैट्रिक फॉर्म, एंड देन नैश इक्विलिब्रियम, एंड देन डोमिनेंट स्ट्रेटजी, एंड देन बेस्ट रेस्पॉन्स कर्व। ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, और ये सब मिला के क्वेश्चन बनेगा, बड़ा सा क्वेश्चन।
उसमें फिर कमेंट मारने को होगा। कमेंट तो मार ही लेंगे आप लोग, कमेंट तो वैसे ही आप बहुत तेज़ है, अदरवाइज मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखा रखा तो कमेंट क्यों नहीं मार लेंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट मैं लिखा क्यों रहा हूँ, आपको इतना ज़्यादा इस दुनिया में खींच के क्यों ला रहा हूँ, इसलिए था कमेंट मारने के लिए। हाँ जी, हाँ, बड़े कंप्लेन रहते हैं कि आप रीडिंग 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 नहीं कराते, रीडिंग रीडिंग ही कराते हो, देखना इस बार सब रीडिंग करा रहा हूँ, चिंता मत करना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये दिमाग में लाना कि भाई ये गेम से बात बन गई नहीं, अभी गेम होगा। मैंने क्या, गेम जब भी आपके सामने होगा तो पहले क्या करोगे, प्लेयर्स निकालोगे, फिर प्रेफरेंसेस बताओगे, फिर प्योर फंक्शन बताओगे, फिर उसका प्रेजेंटेशन करोगे मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर नैश इक्विलिब्रियम निकालोगे, फिर डोमिनेंट स्ट्रेटजी, फिर बीआरसी बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व। और ऐसा आपको बहुत सारे गेम में करना पड़े। पहली बात तो गेम को समझना ही मुश्किल होगा जब तक आप ढेर सारे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, गेम का लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे, लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे तो प्लेयर्स नहीं बना के निकाल पाएंगे, प्लेयर निकालेंगे तो स्ट्रेटजी नहीं निकाल पाएंगे, स्ट्रेटजी निकालेंगे तो उसका रैंकिंग ढंग से नहीं कर पाएंगे, कहीं भी एक मिस्टेक किया तो पूरा सवाल ऐसे गलत, ये खराबी है। और सब चीज़ में क्या होता है, स्टेप मार्किंग भी होता है, यहाँ तो पूरा गलत, एक मिस्टेक हुआ तो पूरा गलत, क्योंकि सारा सवाल ही पूरा फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। मान गए बच्चे, क्लियर सर। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं कहीं भी नहीं चाहता हूँ कि आप कोई भी बात सुन करके कुछ भी आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लोगे, यही होने वाला है। आइए देखिए जी, एज पर द प्रॉमिस, आइए रीडिंग देखिए। ये प्रिजनर्स डायलेमा मैंने कराया आपको, अभी कराया नहीं, पूरा होगा अभी। प्लेयर्स है, एक्शन प्रोफाइल्स है, क्वाइट फिंक समथिंग लाइक, मैट्रिक्स फॉर्म में दिखा दिया इसको। और यहाँ तक की बातें अभी मैंने की है, लेकिन अभी थोड़ा सा और बात कर लेंगे, इसी के बेसिस पे अदर गेम्स भी होगा। मान गए, मान गए सर। हम आगे बढ़ेंगे तो प्रिजनर्स डायलेमा के केस पे ही वर्किंग ऑन ए जॉइंट प्रोजेक्ट आएगा, लाइक दैट, ये सब इसी का ड्यूपोली आएगा, ये सब अलग अलग केस है। देन आपको आर्म्स रेस आएगा, कॉमन प्रॉपर्टी आएगा, देन आपको एक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। और जब ये सब कर लेंगे यहाँ पे आके तो इसका एक पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट होगा। इस क्लास के बाद जो अगली क्लास लेंगे तो उसमें एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक पार्ट कंप्लीट बाद ऐसा नहीं है कि सब पार्ट में इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि आगे अगर प्रिजनर्स डायलेमा आप समझ गए तो सब केस में थोड़ा थोड़ा कम टाइम लगना शुरू हो जाएगा। फिर बैच एंड स्ट्रेविंस्की की ये गेम है जिसको बैटल ऑफ सक्सेस भी कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। उसी तरह से आपको मैचिंग पेनीज भी आएगा, ये भी एक गेम है। स्टैग हंट भी आएगा, ये भी एक गेम है। अरे सवाल है, ये सब गेम नहीं है, सवाल है, एग्जाम का सवाल। फिर जाकर के आप जब सब गेम के एग्जाम्पल यहाँ पे समझ जाएंगे, जब सारे गेम के एग्जाम्पल्स ओवर हो जाएंगे तो उन्हीं सारे गेम्स को लेकर के हम क्या सिखाएंगे आपको, नैश इक्विलिब्रियम। और फिर नैश इक्विलिब्रियम पे काम बात चलेगा, ज़्यादा मुश्किल में चिंता मत करना है, ज़्यादा दिखता है ना, इतना नहीं होगा, फिर आगे चल के थोड़ा शॉर्ट होते जाएगा, क्योंकि बातें रिपीट थोड़ी करेंगे सब कुछ हम, इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर एक बार समझनी बात है। ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन करना पड़ेगा हर चीज़, बुक है तो बुक को सब कुछ, बुक को तो हर चीज़ लिखना होता है, लेकिन टीचर्स को तो दिख जाता है ना बिटवीन द लाइन्स क्या कहानी है, फटाफट भागो आगे। राइट जी, नैश इक्विलिब्रियम तो हम तुरंत समझाएंगे आपको, ये कहानी होगी। नैश इक्विलिब्रियम के बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। क्वाइट फिंक फिर से आएगा, देखो ना, प्रिजनर डायलेमा वाला एग्जाम्पल फिर से आएगा, देखो ये यहाँ भी नैश इक्विलिब्रियम निकालेंगे। नैश इक्विलिब्रियम निकालने के बाद जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, मैंने दिखा दिया आपके दिमाग को थोड़ा ठंडा करने के लिए ना कि क्या क्या होने वाला है। आज जब ये पहला ही चैप्टर है, इसको करने के बाद देखो सब जितने भी गेम पहले पढ़ा था ना, सब गेम दोबारा से आ गया नैश इक्विलिब्रियम निकालने के लिए। तो गेम अगर ढंग से नहीं समझो तो नैश इक्विलिब्रियम कहाँ से निकाल पाओगे। सबसे पहली बात तो मैट्रिक्स फॉर्म में ही प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी तो नैश इक्विलिब्रियम सही निकलेगा। राइट सर, क्लियर सर, क्लियर सर, ये सब आपका बुक है, बिल्कुल सही बात। हाँ, ये सब आपके नैश इक्विलिब्रियम का पार्ट होगा। सर समझ गए, देखो अगले बार वो टॉपिक चेंज हो जाएगा, बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व आ जाएगा, कहीं आ गया लिखा होगा, कहीं मैंने देखा नहीं होगा, नहीं आ गया अब यहाँ पे बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व, मैंने पहले बता दिया था, बेस्ट रिस्पॉन्स कर्व भी आपको आएगा। उसके बाद आएगा आपको डोमिनेंट स्ट्रेटजी निकालने के लिए। और एक बात बताऊँ, ये सब कुछ कर लोगे तो फिर आप महान नहीं बन जाओगे, उसके बावजूद भी ये बेसिक चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर जो वो एडवांस लेवल पे होगा। ये सब करने के बाद ये क्या होगा, बेसिक चैप्टर।
एग्जाम में इससे भी आएगा, लेकिन इसको करने के बाद जो नेक्स्ट करोगे उसमें और एडवांस ऊपर जाएगा और ऊपर लेवल जाएगा। मान गए बच्चा? मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे तो क्या करोगे आप? डोमिनेंट एक्शंस देखो, डोमिनेंट स्ट्रेटजी आपको याद हो गया होगा। सर क्या करना है? साइमल्टेनियस गेम निकालना है, उसको उसका मैट्रिक्स फॉर्म में प्रेजेंट करना है, फिर नैश इक्विलिब्रियम निकालना है, फिर डोमिनेंट स्ट्रेटजी चेक करना है। पहले डोमिनेंट ही चेक करते हैं तब नैश निकालते हैं, फिर उसका बेस्ट रिस्पॉन्स कब बनाते हैं, तब जाके ये चैप्टर खत्म होता है। फिर भी ये चैप्टर क्या कहलाता है? बेसिक चैप्टर। राइट सर, सारे न्यूमेरिकल्स हम करवा देंगे। आपने मेरा स्ट्रेटजी देख लिया, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको नहीं करना पड़ेगा, मैं अपनी ही लैंग्वेज में छोटे छोटे पॉइंट्स बना के आपके सामने लिखता जाऊंगा, उसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा और सारा केस क्लास में डिस्कस करूंगा। कुछ अलग से भी केस लाके क्लास में डिस्कस करूंगा, आपको कोई दिक्कत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इतना फास्ट बोलने के पीछे कारण क्या है कि आज का टाइम आपका खत्म हो चुका है। मुझे लगता है मैं जितना समझाना चाहता था मैं सब समझा चुका हूँ आपको। आज के लिए इतना ही। एक बात बता दो, और अगर कोई किसी को लगता है कुछ छूट गया या कुछ और जानना चाहते हो तो आप मुझे क्या करोगे, मेरे व्हाट्सएप पे मेरे साथ इंटरेक्टेड रहोगे। अगर आप यूट्यूब पे कमेंट कर, बच्चे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं सर कहाँ से पूछूं क्या पूछूं, तो आप नंबर पे पूछोगे, व्हाट्सएप नंबर पे। नंबर मेरा हर जगह है या मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।